गंगापुर नामक गांव में आराध्या अपनी मां के साथ रहती थी। आराध्या की एक बहन भी थी जिसका नाम सृष्टि था। आराध्या के पिता शिवलाल की मृत्यु काफी समय पहले ही हो गई थी। आराध्या की मां कौशल्या लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी। कौशल्या बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती थी। तभी एक दिन कौशल्या के पास कुछ मनचाही लड़कियां कपड़े सिलवाने आती है और कौशल्या से कहती है, आंटी मुझे एक गाउन सिलवाना है जो कि पहनने पर बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह लगे। ठीक है बिटिया, मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए पूरे 1500 रुपए लगेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे लेस और कैन अलग से लाने पड़ेंगे और गाउन बनाने में मुझे मेहनत भी तो करना पड़ेगा। अरे आंटी इतना ज्यादा? मैं आपको पूरे 1000 दूंगी, अगर सिलना है तो सिल दो, वरना मैं दूसरे के यहाँ दे दूंगी। ये आपकी बगल वाली आंटी तो 1000 रुपए ही लेती है। आप मुझे कपड़ा वापस दे दो, मैं किसी दूसरे के यहाँ से सिलवा लूंगी। कोई बात नहीं बिटिया, तुम मेरी बेटी के समान हो, मैं तुम्हारे लिए 1000 रुपए में ही बढ़िया गाउन सिल दूंगी। ठीक है? इतना बोलकर रूही वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब रूही गाउन लेने आती है, तब कौशल्या ने उसका गाउन खराब कर दिया। यह कहकर रूही कौशल्या को बहुत सुनाती है। अरे आंटी, ये आपने क्या कर दिया? कितना गंदा गाउन सिला है आपने। इसमें तो मैं बिल्कुल भी आलिया भट्ट की तरह नहीं लग रही हूँ, और ना ही आपने इसे अच्छा सिला है। अच्छा तो सिला है बिटिया, अब तुम्हारी शक्ल आलिया भट्ट की तरह नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बकवास बंद करो अपनी। एक तो इतना गंदा गाउन सिला है, उल्टा मेरे से ही बोल रही हो। अब मैं इसके कोई भी पैसे नहीं दूंगी। लेकिन बिटिया, इसमें जो मेरे खर्च लगे हैं वह तो दे दो, मेरी मजदूरी के पैसे मत देना। कुछ नहीं मिलेगा। एक तो तूने मेरी ड्रेस की ऐसी तैसी कर दी, अब और मैं तुम्हें पैसे दूं? मैं तुम्हें एक पैसे नहीं दूंगी। और हाँ, मुझे मेरा गाउन दो, मैं जा रही हूँ। यह बोलकर रूही गुस्से से गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी रूही की फ्रेंड शीतल बोलती है, अरे रूही, आंटी ने तो इतना बढ़िया गाउन सिला है, फिर भी तूने उनको पैसे नहीं दिए, बल्कि तू तो उनको इतना सुनाकर भी आ गई। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। यही तो दिमाग है, तुम बिल्कुल नहीं समझोगी। अब चलो जल्दी, पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं, कहीं हम दोनों लेट ना हो जाए। अच्छा, तो मैं समझ गई, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें सिलाई के लिए पैसे दिए थे वो तुमने पहले ही खर्च कर दिया है। अब तुम उन्हें पैसे कहाँ से देती? हाँ ठीक है, अब चल। इधर कौशल्या को पैसे नहीं मिलने से वो बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही उसके पास पैसे थे। अपनी माँ को उदास देखकर आराध्या अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ, आप इतने उदास क्यों हो? फिर कौशल्या आराध्या को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद आराध्या बोलती है, माँ आप मुझे भी अपने साथ दुकान पर ले जाया करो, इससे आपके कामों में थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी और कोई आपसे यूं पैसे ठक्कर और बदतमीजी करकर नहीं जाएगा। ठीक है बिटिया, कल से तू भी मेरे साथ दुकान पर चलना। उसके बाद आराध्या भी अपनी माँ के साथ दुकान पर जाने लगती है। कुछ दिनों बाद रूही फिर से दुकान पर आती है और कपड़े देते हुए बोलती है, आंटी इस कपड़े का मेरे लिए एक अच्छा सा लहंगा बना देना, और हाँ इस बार ये खराब मत करना, वरना मैं इस बार भी इसके कोई पैसे नहीं दूंगी। रूही यह बोल ही रही थी, तभी आराध्या अपनी माँ को बोलती है, अच्छा तो ये वही लड़की है जो बिन पैसों के कपड़े सिलवाती है। ओए रुक जा लड़की, पहले 1000 रुपए निकाल, फिर यहाँ लहंगा सिलवाना। ओए क्या बदतमीजी है और किस बात
भगवान जी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ पर एक लाल परी हवा में उड़ते हुए जा रही थी। आराध्या को रोता हुआ देखकर लाल परी उससे बोलती है, क्या हुआ आराध्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? घबराओ नहीं, मैं लाल परी हूँ। तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बता सकती हो। आराध्या उसके बाद लाल परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद लाल परी कहती है, आराध्या उदास मत हो, सब कुछ ठीक होगा। तुम सब अच्छे और नेक दिल इंसान हो और परियां हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। इतना कहकर लाल परी वहाँ पर एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट करती है और आराध्या से बोलती है, आराध्या ये लो, ये एक जादुई सिलाई मशीन है। इस मशीन पर कपड़े खुद से डिजाइन होकर सिल जाएंगे। और हाँ,